गुड मॉर्निंग एवरीवन दोस्तों, आज है सितंबर 20 2023 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी। तो आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं। पहला जो टॉपिक रहेगा वो एक आर्ट एंड कल्चर वाले सेक्शन से है, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे एक नई साइट के बारे में जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर इंक्लूड की गई है। परसों भी हम लोगों ने बात किया था विश्व भारती यूनिवर्सिटी के बारे में, जो कि बंगाल में है। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसको एस्टेब्लिश किया था, उसके बारे में। तो आज कुछ नया हम लोग यहाँ पे करेंगे। इंडिया कनाडा के रिलेशन काफ़ी खराब हो चुके हैं, इसके बारे में बात बात करेंगे। क्यों खराब हुए, क्या रीज़न है, उसके पीछे की क्या कहानी क्या है, थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स के बारे में बात करेंगे। हालाँकि ये टॉपिक रिपीटेड सा है, लेकिन अभी नया एंगल इसमें क्या बनता है, वो हम लोग बात करेंगे। उसके अलावा एक जो नया बिल्कुल ब्रांड न्यू टर्म आज आपको देखने को मिलेगी, वो है ग्रीन नजीज़। ग्रीन नजीज़ क्या होते हैं, इसका यूज़ करके कैसे एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को हम लोग अडॉप्ट कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा एक छोटा-सा फन टॉपिक है, जो हम एडिटोरियल सेक्शन से करेंगे, एलियंस के बारे में है। उसके अलावा कुछ एडिशनल आर्टिकल भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए जी, बढ़ते हैं पहले टॉपिक पे। क्या लिखा है देखिए ज़रा यहाँ पे। 3 होयसाला टेम्पल्स डिक्लेयर्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। होयसाला कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है आपका कर्नाटका में। तो 3 टेम्पल्स को नाम आपने याद रखने हैं। पहला है यहाँ पे चिन्नकेश्वर टेम्पल, राइट? जो कि बेलूर में है। मैच द फॉलोइंग कई बार यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ लेता है। उसके अलावा होयसालवरा टेम्पल है, वो हैलेबीडु में है। ये भी कर्नाटक में है ऑफ कोर्स। केशवा जो टेम्पल है वो है सोमनाथपुर के अंदर। तीनों ये जो कंटेंट है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो तीनों साइट हैं इनको कहा जाता है होयसाला सेक्रेड होयसाला एसेंबल्स। सेक्रेड होयसाला एसेंबल्स, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज 3 टेम्पल साइट्स। 2014 से लेके अभी तक यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट के अंदर इसको डाला गया था। इसको बहुत साल तक स्टडी करने के लिए और कई सारी रिकमेंडेशन के बाद इसको यहाँ पे अडॉप्ट कर लिया गया है। ओके, नेक्स्ट। कर्नाटका में होयसाला असेंबल्स के अलावा 2 दूसरी साइट हैं जो कि यूनेस्को का पार्ट है, जिनमें से एक आपकी हम्पी, ये विजयनगर एम्पायर की कैपिटल हुआ करती थी 1986 में इसको। और जो है पट्टाडकल, जो 1987 में इन 3 साइट को कर्नाटक के अंदर अडॉप्ट किया गया है। ये थोड़ा बहुत पिक्चर आप अगर यहाँ पे देख सकते हो। देखिए, जब हम लोग इंडिया की बात करते हैं, इंडिया के टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में बात करते हैं, तो हमारे यहाँ पे टेम्पल आर्किटेक्चर को 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है, राइट? पहला जो आर्किटेक्चर टाइप होता है, उसे नागराज स्टाइल कहते हैं, जो कि यूजुअली आपको नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर देखने को मिलता है। थोड़ा बहुत ओडिशा वगैरह में आप जाओगे, वहाँ पे देखने को मिलेगा। दूसरा जो स्टाइल होता है, वो होता है द्रविडियन स्टाइल बोलते हैं, जो कि यूजुअली आपको साउथ इंडिया में देखने को मिलेगा टेम्पल का। तीसरा जो स्टाइल होता है, वो मिक्स होता है दोनों का, जिसे वेसरा स्टाइल कहते हैं। इसे आप हाइब्रिड स्टाइल भी कह सकते हो। तो जो होयसाला टेम्पल हैं, ये ज़्यादातर हाइब्रिड यानी कि वेसरा स्टाइल के ऊपर बने हुए हैं। इनमें नॉर्थ और साउथ दोनों का ही कॉम्बिनेशन है। प्रीलिम्स में सीधा-सीधा क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज़ बेस्ड ऑन द वेसरा वेसरा टाइप ऑफ आर्किटेक्चर और द हाइब्रिड टाइप ऑफ आर्किटेक्चर। उसमें आपसे जो क्वेश्चन पूछ सकता है। होयसाला जो आर्किटेक्चर है, वो 11 टू 14 सेंचुरी के बीच में इसको बनाया गया अलग-अलग तरीके से। यहाँ पे भी यूपीएससी क्या करता है, कई बार ट्रिक खेलता है आपके साथ। यूपीएससी लिखेगा 9th टू 11th सेंचुरी या 9 टू 10 सेंचुरी, 6 टू 8 सेंचुरी, इस तरह से लिखता है। थोड़ा ध्यान से आपने इस तरह के स्टेटमेंट्स को पढ़ना रहता है। उसमें आपको ज़्यादातर जो देखने को मिला, पिलर स्ट्रक्चर आपको काफ़ी देखने को मिलेंगे होयसाला आर्किटेक्चर के अंदर। हालाँकि कई जगह पे आपको थोड़ा बहुत चैरियट वगैरह भी मिल सकते हैं, लेकिन जो मेजर प्रोमिनेंट फीचर होता है, वो होता है पिलर हॉल्स का। एक चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, वो साइंस एंड टेक वाले तरीके से भी और आर्ट एंड कल्चर वाले पर्सपेक्टिव से भी, वो है सोप स्टोन। सोप स्टोन का यूज़ किया गया है और सोप स्टोन इज़ लाइक अ सॉफ्ट स्टोन, यानी कि जिसको कार्विंग करना, इसके स्कल्पचर्स बनाना बहुत आसान होता है। ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया है होयसाला आर्किटेक्चर के अंदर, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स। इतना आपको पता होगा तो इतना आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। उसके अलावा कुछ और जो फेमस टेम्पल्स हैं कर्नाटका के अंदर, उसके बारे में थोड़ा यहाँ पे बताया गया है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, परसों मैंने आपको ये पूरा कंटेंट दिया था। सेम कंटेंट है, रिपीटेड कंटेंट है, सेल्फ स्टडी के लिए दिया गया है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, कल्चर, नेचुरल और मिक्स्ड। इंडिया में सिर्फ एक ही साइट ऐसी है जो मिक्स साइट है, जो कि हमारी है कंचनजुंगा, राइट? यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रीलिम्स में ऑलरेडी यहाँ से एग्जाम में यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है, 2014 और 15 में शायद आ चुका है। उसके अलावा ये कंटेंट मैंने आपको पहले से दिया, तो ये सेल्फ स्टडी के लिए है। थोड़ा सा अगर हम्पी के बारे में जानने की कोशिश करें,
विजयनगर एम्पायर और बहामनी एम्पायर बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशली विजयनगर एम्पायर से। विजयनगर एम्पायर की कैपिटल हुआ करती थी एक ज़माने में हम्पी, क्योंकि हम्पी भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यूपीएससी कई बार क्या करता है, जो न्यूज़ करंट में है वहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछता। उसके आस-पास की बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। अब हो सकता है होयसाला से क्वेश्चन ना पूछे, हो सकता है आपसे हम्पी से क्वेश्चन पूछ ले या फिर पट्टडकल से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। वो यूपीएससी का थोड़ा-सा नेचर इस तरह का होता है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा-सा हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है ये चीज़ को। तो जो हम्पी है, जो कैपिटल हुआ करती थी, ये रिवर तुंगभद्रा के ऊपर बनी हुई है। हम्पी जो कैपिटल है, एक ज़माने में कहा जाता है कि बीजिंग के बाद दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट सिटी हुआ करती थी एंड दिस यूज्ड टू बी वन ऑफ द रिचेस्ट कैपिटल इन द वर्ल्ड। क्योंकि बहुत सारे लोग पोर्तुगल से, स्पेन से यहाँ पे आया करते थे, विज़िट किया करते थे और उन्होंने अपने डिस्क्रिप्शन वगैरह में सब लिखा हुआ है। हम्पी भी एक टेम्पल्स का सिटी है। इसके सेंट्रल हॉल में बहुत सारे टेम्पल्स आपको देखने को मिलते हैं। इनमें से कुछ फेमस टेम्पल है विरूपाक्षा टेम्पल, एक है विट्ठला टेम्पल। ये विट्ठल जिसको कहा जाता है, 2 सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट टेम्पल हैं। उसके अलावा थोड़ा लोटस टेम्पल, क्वीन बाथ वगैरह के बारे में देख सकते हो। एग्ज़ाम में यहाँ से आपसे क्वेश्चन पा पूछा जाता है। विरूपाक्षा टेम्पल और विट्ठल टेम्पल के बारे में आपको मैं रिकमेंड करूँगा थोड़ा गूगल जाके आप ज़रूर करें। इनके पीछे काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ भी हैं। इनकी शादी वगैरह किस तरह से हुई थी, बारात निकलती है, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। तो आप थोड़ा-सा यहाँ पे देख सकते हो। बाकी विजयनगर एम्पायर बाद में डिस्ट्रॉय हो गया, क्योंकि विजयनगर के एम्पायर के आस-पास जो दूसरे सुल्तनेट्स हुआ कर जैसे बहामनी, गोलकुंडा एंड ऑल दैट, उन्होंने मिलके विजयनगर के ऊपर अटैक किया 1565 में और जिसे कहा जाता है बैटल ऑफ तलीकोटा, बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। इसके बाद हम्पी को खत्म कर दिया गया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया और अभी जो है हम्पी वो बाद के जो बचे कुछ अवशेष थे, वो यहाँ पे पाए जाते हैं। चलिए जी। इंडिया डिनाइज एनी रोल इन द निज्जर्स किलिंग इन द कनाडा। तो निज्जर जो है एक खालिस्तान टाइगर फोर्स, इसके हेड हुआ करते थे हरदीप सिंह निज्जर। थोड़े समय पहले इनको गोली मार दी गई, इनका मर्डर कर दिया गया। तो जो खालिस्तानी ग्रुप्स हैं कनाडा में, उनका कहना है कि ये इंडियन गवर्नमेंट ने करवाया है, इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी वगैरह ने इसको करवाया है। हालाँकि इंडिया का कहना है कि हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। भाई, आप जब इस तरह के काम करोगे तो कोई ना कोई दुश्मन आपके पास होंगे ही, कभी भी मरने का खतरा रहता ही है। अभी ट्रूडो जो भाई साहब हैं कनाडा के पीएम, इनका कहना है कि इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी का कुछ रोल यहाँ पे नज़र आया है। हालाँकि उन्होंने हमें कोई भी एविडेंस प्रोवाइड नहीं करवाया है, तो उन्होंने हमारे एक डिप्लोमेट को एक्सपेल कर दिया। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, हमने भी उनके डिप्लोमेट को एक्सपेल कर दिया है। अभी G20 में ट्रूडो भाई साहब आए थे, इनको भी मोदी जी ने कहा था कि भाई साहब आप अपने देश में जो एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ हैं उनको प्रमोट मत करिए, ये आग पकड़ लेगा कभी भी। अभी आपको ये सिर्फ़ लगता है कि वो यहाँ पे खालिस्तान की डिमांड हो रही है, लेकिन आप देखते रहो ये साँप आप जो पाल रहे हो ना, वो आपको खुद ही एक दिन काट लेगा और हो सकता है कनाडा के अंदर ही वो किसी स्टेट में अपना ही सेपरेट नेशन बना दें खालिस्तान के नाम से, उसकी मूवमेंट भी हो सकती है। हालाँकि थोड़ी-थोड़ी शुरू भी हो गई है ऑनलाइन में, बट ऐसा ही होता है। ये सारा खेल ना वोट बैंक पॉलिटिक्स का है। इलेक्शन होने वाले हैं कनाडा में थोड़े समय बाद। और जो ट्रूडो भाई साहब की जो पार्टीज़ हैं, कई सारी ऐसी पार्टी हैं और जो खुल के खालिस्तान को सपोर्ट करती हैं और उनके सपोर्ट के साथ उनकी सरकार चल रही है। काफ़ी अनपॉपुलर लीडर हैं कनाडा की जो लोकल पॉपुलेशन है, कनाडा की ओरिजिनल पॉपुलेशन वहाँ पे बहुत अनपॉपुलर है वो। खैर वो सब यहाँ पे हुआ। लेकिन इसकी समस्या ये है हमारे साथ कि जो कनाडा है ना वो वेस्टर्न जो नेटो अलायंस है उसका पार्ट है और यूएसए ऑफ कोर्स बहुत बड़ा अलाई है कनाडा का और कनाडा जो है फाइव आईज़ इंटेलिजेंस ग्रुप का पार्ट भी है। 5 आई का मतलब होता है इसके अंदर 5 कंट्री होती हैं, यूएसए, यूके, कनाडा, अब इसको मिलेगा इसमें आपको ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ये 5 कंट्री ऐसी हैं जिनकी इंटेलिजेंस एजेंसी एक-दूसरे के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करती हैं। तो क्या ये यूएसए के साथ हमारे भी रिलेशन खराब कर सकता है जो कनाडा के साथ खराब हुए हैं? वी नेवर नो। अमेरिका हमारा बहुत बड़ा एलाई है, नो डाउट भैया चढ़ते सूरज को सलाम है, इंडिया चढ़ता सूरज है इस टाइम पे। तो कनाडा के रिलेशन दोनों देशों के साथ यानी कि चाइना के साथ तो पहले से ही खराब थे, अब इंडिया के साथ भी खराब होते ही नज़र आ रहे हैं। तब कुछ खास इमीडिएट सॉल्यूशन नज़र नहीं आ रहा है। 2 बड़ी-बड़ी इकोनॉमी के साथ भैया आप रिलेशन खराब करोगे, आपकी इकोनॉमी तो पहले ही डाउन जा रही है। लेट्स सी फ्यूचर में क्या होगा। बट येस 1980s के बाद से स्पेशली जो एंटी इंडिया मूवमेंट्स थी, वो कनाडा के अंदर काफ़ी बढ़ गई थी। हम लोग ये नहीं कह रहे कि भैया जितने कनाडा में लोग सिख लोग रहते हैं, भाई रहते हैं, वो सब खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ लोग सपोर्ट करते हैं जिसकी वजह से सारी परेशानी होती है। चलिए, साइमल्टेनियस पोल्स डू स्टेट्स हैव अ से। साइमल्टेनियस पोल का मतलब वही है कि भैया जो पीएम
के इलेक्शन है और जो सीएम के इलेक्शन है वो एक साथ करवाए जाए। यानी कि जो जनरल इलेक्शंस होते हैं या जो स्टेट असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन हो तो एक साथ कराए जाए। और साथ के साथ आप लोकल पंचायती इलेक्शन भी करा सकते हैं म्युनिसिपैलिटीज़ में और गाँव वगैरह में जो सरपंच के लिए होते हैं। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? येस और नो? लॉ कमीशन का कहना है कि नहीं, जिस तरह से फिलहाल पॉलिटिकल सिनेरियो है प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। खैर वो बारे में बात करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि जब प्रेजेंट पॉलिटिकल सेटअप को, प्रेजेंट इलेक्शन सेटअप को चेंज करके साइमल्टेनियस इलेक्शन इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होना चाहिए? और क्या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के हमारे यहाँ पे प्रोविजंस होते हैं? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात करता है। हाँ, वैसे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 3 तरह के अमेंडमेंट होते हैं, लेकिन जो आर्टिकल 368 है सिर्फ 2 तरह के अमेंडमेंट की बात करता है। ये सिंपल जो मेजॉरिटी वाले अमेंडमेंट है उनकी बात नहीं करता है। तो कौन-कौन से तरह के अमेंडमेंट हमारे पास होते हैं पहले तो आपको वो पता होना चाहिए। पहला जो होता है अमेंडमेंट वो सिंपल मेजॉरिटी के साथ पास किया जा सकता है। जैसे नॉर्मल बिल होता है वैसे ही किया जा सकता है। इसमें कुछ ज़्यादा तामझाम करना नहीं होता है। इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं? जैसे आर्टिकल 4 किसी नए स्टेट को बनाना हो, उसकी बाउंड्री को कम करना है, ज़्यादा करना है, किसी स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट करना है, अबॉलिश करना है, या फिर जो हमारे ट्राइबल एरियाज़ हैं, खासकर आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम के अंदर अंडर आर्टिकल 6 इनके प्रोविजंस को थोड़ा बहुत चेंज करना हो, वो सब सिंपल मेजॉरिटी के साथ किया जा सकता है। इसमें कोई ज़्यादा तामझाम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। दूसरे तरह का जो हमारे यहाँ पे अमेंडमेंट होता है, उसके लिए आपको स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, जो कि आर्टिकल 368 के अंदर मेंशन किया गया है। स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब होता है कि जितने भी लोग प्रेजेंट होते हैं उस समय में पार्लियामेंट में, लोकसभा, राज्यसभा में, अपनी स्ट्रेंथ का मतलब नहीं होता है, बस प्रेजेंट होने चाहिए। उनका 2/3, जैसे मान लो आप टोटल स्ट्रेंथ मान लो 445 है या 443 है। इनमें से हो सकता है उस समय पे 400 लोग प्रेजेंट हों, हो सकता है। तो 400 लोगों का 2/3, इतने लोग उस समय पे वोट अगर करते हैं उस पर्टिकुलर बिल के लिए, राइट? तो उसे पास माना जाएगा। उसके साथ-साथ जो टोटल हाउस की स्ट्रेंथ है, उसका 50% से ज़्यादा होना चाहिए, 50% प्लस 1। तो दोनों कंडीशन सैटिस्फाई होने चाहिए, उसे हम लोग कहते हैं कि भैया आप उसे स्पेशल मेजॉरिटी से पास कर सकते हो। ठीक है जी। इसमें एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है, यूजुअली लोगों को लगता है कि जो ये वोटिंग होती है स्पेशल मेजॉरिटी वाली, वो किसी भी बिल के लास्ट स्टेज पे होती है, लेकिन ऐसा है नहीं। उस बिल के हर स्टेप के ऊपर, हर स्टेज पे वोटिंग जो होती है वो स्पेशल मेजॉरिटी होती है। जब पार्लियामेंट के अंदर बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है उसके बाद सेकंड स्टेज में, पहले क्या होता है वो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाता है। दूसरे केस में उसको आप जॉइंट कमिटी को या सिलेक्ट कमिटी को भेज देते हो। फिर वो वापस से हाउस के अंदर आता है। क्लोज बाय क्लोज, शेड्यूल बाय शेड्यूल उसके ऊपर डिस्कशन किया जाता है। फिर वोटिंग की जाती है। फिर फाइनली उस फाइनल वोटिंग की जाती है। ये प्रोसीजर होता है बिल को पास करने का, जो कि लक्ष्मीकांत के अंदर ठीक-ठाक मेंशन किया गया है। हर स्टेज के ऊपर आपको स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। फाइनल स्टेज में नहीं में भी चाहिए और बीच वाली स्टेज में भी चाहिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा मुझे आज के इस आर्टिकल से, मज़ा आया इसको पढ़ के मुझे। मुझे ये पहले इसके बारे में थोड़ा कम आइडिया था कि वो हर स्टेज पे चाहिए होता है। तीसरी जो स्टेज होती है उसमें कहता है कि स्पेशल मेजॉरिटी तो चाहिए ही, जो ऊपर चाहिए थी। इसके साथ-साथ कम से कम आधे स्टेट्स की परमिशन भी आपको चाहिए। आधे स्टेट कम से कम उसको रैटिफ़ाई करें अपने स्टेट असेंबलीज़ के अंदर। ये प्रोविज़न काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि ये प्रोविज़न तभी यूज़ होता है जब हमारे देश का फेडरल स्ट्रक्चर चेंज हो रहा हो। उसके अलावा इसको यूज़ नहीं किया जाता। फेडरल स्ट्रक्चर माने तो जैसे यूनियन या स्टेट गवर्नमेंट की अगर आपको एग्ज़ीक्यूटिव पावर चेंज करनी है, तब ये प्रोविज़न यूज़ होता है। हमारी जुडिशरी की चाहे हाई कोर्ट हो चाहे जो सुप्रीम कोर्ट हो, अगर उसकी पावर वगैरह के अंदर आपको चेंज करना है, यानी कि आर्टिकल 144 से 124 से 147, जब ये यूज़ होगा। अगर आर्टिकल 245 और 255 के बीच में चेंज करना है, तब भी आपको स्टेट की परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आपको आर्टिकल 85 के अंदर चेंज करना है, तब भी लेनी पड़ेगी, या खुद अगर आपको आर्टिकल 368 चेंज करना है, तब भी आपको 50% स्टेट की रिक्वायरमेंट होती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका एग्ज़ाम्पल आपको दूँ, जीएसटी को जब इंट्रोड्यूस किया गया था, क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर चेंज हुआ था, टैक्सेशन स्ट्रक्चर, तब हम लोगों ने 50% स्टेट की परमिशन यहाँ पे माँगी थी। उन्होंने दिया भी, इसलिए जीएसटी को पास किया गया। अब साइमल्टेनियस इलेक्शन के बारे में लॉ कमीशन का क्या कहना है? लॉ कमीशन ने यहाँ पे 2 बातें बोली हैं।
पहली बात जो लॉ कमीशन ने कहा है कि भैया इंडिया में जो प्रेजेंट सिनेरियो है, वहां पे साइमल्टेनियस इलेक्शन करवाना प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। चलिए, दूसरी बात क्या बोली? दूसरी बात ये बोली कि जो यहाँ पे अमेंडमेंट होगा, चाहे वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में हो, रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ लोकसभा में हो या कोई और अमेंडमेंट हो, 50% स्टेट की आपको रिक्वायरमेंट होगी। अब ये ऑब्वियस सी बात है कि जो नॉन बीजेपी वाले स्टेट्स हैं, वो तो इसके बारे पहली बात है कंसेंट देंगे नहीं। दूसरी बात ये है कि बहुत सारे अगर आपको साइमल्टेनियस इलेक्शन करवाने हैं, तो बहुत सारे स्टेट के अंदर जो टेन्योर है असेंबली का, वो आपको कट डाउन करना पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है। अब सेंटर के पास तो पावर नहीं है। सेंटर ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है? प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है। तो नॉन बीजेपी स्टेट्स के अंदर एकदम तो सारे में सेंटर नहीं लगा सकता प्रेसिडेंट रूल, वो तो पॉसिबल नहीं है फिलहाल। तो क्या स्टेट गवर्नमेंट्स अपने टेन्योर को खत्म करेंगी? उसका आंसर है ऑफ कोर्स नॉट। खासकर जो नॉन बीजेपी स्टेट्स हैं वो तो नहीं करेंगी। तो इतना प्रैक्टिकल नज़र नहीं आ रहा है साइमल्टेनियस इलेक्शन। इसके जो प्लस पॉइंट है, माइनस पॉइंट है, हम लोग पहले काफ़ी डिस्कशन कर चुके हैं। छोटा-सा पॉइंट है एक और, ग्रीन एनर्जी क्या होता है? बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। मतलब नई टर्म है तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ग्रीन नज का मतलब होता है, नज का मतलब होता है जैसे एक 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 खिलौना होता है। वो इस साइड में जा रहा है, ऐसे स्ट्रेट जा रहा है। अगर आप उसको थोड़ा-सा हिला देते हो, तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। इसे नज कहते हैं। मतलब उसको हल्का-सा चेंज करना। किसी भी के चीज़ अब यहाँ पे हम लोग नज की बात कर रहे हैं, लोगों के बिहेवियर को चेंज करना है। लोगों के बिहेवियर को इस तरह से चेंज करना है कि अपनी लाइफ में वो लोग एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिस को अपनाएँ। दैट इज़ कॉल्ड ग्रीन नज। तो ग्रीन नज इज़ अ जेंटल पर्सुएशन टू इन्फ्लुएंस एनवायरनमेंट फ्रेंडली बिहेवियर इन द पीपल। अभी आप प्लास्टिक का यूज़ करते हो, आप मार्केट में जाते हो, जूस पीते हो, प्लास्टिक के ग्लास में पी रहे हो, स्ट्रॉ का यूज़ कर रहे हो, सिंगल यूज़ प्लास्टिक हम लोग पॉलीथीन वगैरह का यूज़ कर रहे हैं। तो ग्रीन नज ये कहता है कि लोगों के बिहेवियर को इस तरह से चेंज करो कि लोग जो है वो प्लास्टिक बैग की बजाय वो दूसरे जो है बैग्स का यूज़ करना शुरू करें, जो कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। इसे ग्रीन नज कहते हैं। ये जो स्टडी है चाइना के अंदर एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे की गई। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी है, क्या कहा गया है देखिए। आपने ज़ोमैटो वगैरह से कभी ना कभी तो ऑर्डर किया होगा। ज़ोमैटो से जब आप फूड की ऑर्डर करते हो, तो साथ के साथ कटलरी भी आप ऑर्डर करते हो। मतलब प्लेट, चम्मच वगैरह वो ऑर्डर करते हो। इसमें बहुत सारा मटेरियल जो है वेस्ट होता है ऑफ कोर्स, और बहुत बारी कटलरी जो है वो प्लास्टिक की भी होती है, तो प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है। तो चाइना के अंदर एक स्टडी की गई जिसमें कुछ 3 सिटीज़ के अंदर एक्सपेरिमेंट किया गया, जहाँ पे जो फूड डिलीवरी ऐप है, वहाँ पे जो नॉन कटलरी अगर कोई आदमी फूड ऑर्डर करता है, तो उसे ग्रीन पॉइंट्स दिए जाते हैं, और अगर कोई कटलरी के साथ ऑर्डर करता है, तो उसे ग्रीन पॉइंट्स नहीं मिलते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट नो कटलरी वाला ऑप्शन वहाँ पे ऑन रहता है। मतलब अगर आपको कटलरी चाहिए तो आपको स्पेशली ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको कटलरी नहीं मिलेगी। ये जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो ये पाया गया चाइना में कि 648% लोग न पहले से ज़्यादा नॉन कटरली ऑर्डर कर रहे हैं। इसका मतलब कितना सारा प्लास्टिक वेस्ट जो कटलरी के रूप में जाता था वो कम हो गया। दिस इज़ कॉल्ड ग्रीन नज। इससे लोगों का बिहेवियर चेंज हुआ। यस, कुछ लोगों का कहना है कि एक्सपर्ट्स का कहना है कि हिस्टोरिकली ये जो ग्रीन नज होते हैं वो शॉर्ट टर्म होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। प्रेज़ेंट स्टडी ने ये कहा है कि एक बार उस ऑप्शन को हटाने के बाद भी, ग्रीन पॉइंट्स को हटाने के बाद भी लोगों ने नॉन कटरली ऑर्डर को ही कंटिन्यू किया। इसका मतलब आपका लॉन्ग टर्म बिहेवियर चेंज हुआ है। कुछ लोगों का कहना है कि जो ग्रीन एज वगैरह है, ये सब मैनिपुलेटिव प्रैक्टिस होती हैं, इसलिए इसको क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है। ये ट्रांसपेरेंट नहीं होती हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। चाइना में अंदर जो स्टडी की गई वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट थी। बिरी पूरी बिल्कुल भी पूरी तरह से मैनिपुलेटिव नहीं था, उसमें कोई हिडन एजेंडा नहीं था, सब कुछ लोगों के सामने था, पढ़े-लिखे अब सीधी-सी बात है पढ़े-लिखे लोग ही ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे, वो सी हर चीज़ें पढ़ सकते हैं प्रोविज़न्स वगैरह को। तो ऐसा कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और देखिए यार सीधी-सी बात ये है कि अगर आप ग्रीन मतलब आप अगर एनवायरनमेंट के लिए थोड़ा बहुत अगर मैनिपुलेट कर भी लेते हो जनता को, तो इसमें कोई ख़ास बुरी बात नहीं लग रही है मुझे। थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करना कोई बड़ी बात नहीं है, लार्जर गुड के लिए, है ना? तो ये कुछ यहाँ पे हुआ। तो ये जो ग्रीन पॉइंट वगैरह आप जब कलेक्ट करते हो, आप इसको रिडीम कर सकते हो। आपको क्या करना पड़ेगा, पेड़ लगाना पड़ेगा चाइना के अंदर। उस पेड़ को लगाने के बाद अपने पॉइंट्स को रिडीम कर सकते हो। तो एक तीर से बेसिकली यहाँ पे 2-3 शिकार किए गए हैं।
पहली बात आप पेड़ लगा रहे हो, लोगों का बिहेवियर चेंज कर रहे हो, नाउ दे आर बिकमिंग मोर रिस्पॉन्सिबल। और दूसरा आप क्या कर रहे हो? आप कटलरी का जो वेस्ट हो रहा था उसको भी कम कर रहे हो। तो इंडिया में क्या ये प्रोविजंस यूज़ होते हैं? आंसर है येस। हाँ, डेडिकेटेड तरीके से इंडिया में स्टडी नहीं की गई है ऑफ कोर्स इसके लिए, लेकिन ज़ोमैटो ने इसको अब इंट्रोड्यूस किया अपनी प्रैक्टिस में। ज़ोमैटो ने 2021 के बाद से ही नॉन कटलरी वाला जो ऑप्शन है वो बाय डिफ़ॉल्ट रखा गया है। मतलब ज़ोमैटो ऑर्डर करते समय अगर आपको कटलरी चाहिए तो आपको स्पेशली ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। ज़ोमैटो का कहना है कि भैया हम कोई बिहेवियर चेंज नहीं करना चाहते हैं। ये सिर्फ़ बेसिकली वेस्ट कम करने के लिए हम इसका यूज़ कर रहे हैं। तो ये थोड़ी चीज़ें यहाँ पे की गई। बाकी इसमें और कुछ ख़ास है नहीं। हल्का-फुल्का ऑब्ज़र्वेशन जो इसके अंदर रिपोर्ट के अंदर किया गया वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। क्योंकि वो चाइना बेस्ड स्टडी है। हर कंट्री का बिहेवियर लोगों का अलग-अलग होता है। मैंने तो यहाँ पे लोगों को इंडिया में ये भी देखा करते हुए, वो कटलरी ऑर्डर कर लेते हैं। उनके घर में सामान होता है, लेकिन फिर भी वो कटलरी ऑर्डर कर लेते हैं, बाद में काम आ जाएगा। मेहमानों को देने के लिए या कुछ भी काम आ जाता है। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं इंडिया में। तो वो सब आप थोड़ा यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी इसमें कुछ ख़ास है नहीं, थोड़ा बहुत यू शुड नो हैव सम आइडिया अबाउट द ग्रीन एज। एक छोटा-सा आर्टिकल है इंटरेस्टिंग सा, अ, थोड़ा हटके है। मैंने कोई भारी भरकम एडिटोरियल आज यूज़ यहाँ पे नहीं किया है। ये है आपका एलियंस के बारे में, ठीक है? एलियंस आपने फ़िल्मों में देखे होंगे। ये देखिए, ये एक एलियन जो यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये भी ऐसा लगता है जैसे कोई मिल गया का मूवी में जो जादू था ना, उसकी मम्मी है। ये मम्मी इंट्रोड्यूस की गई है एक जर्नलिस्ट के द्वारा और इन्होंने इसको पेरू से निकाला था बेसिकली। पेरू से निकाला था मम्मी को और देखिए इनका फेस देखिए कैसा ऐसा लग रहा है देखने में एलियन है। हालाँकि मोस्टली साइंटिस्ट इसको बकवास मानते हैं, उनका कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी छोटे बच्चे की मम्मी है, जिसको शायद कोई बीमारी वगैरह हो गई होगी, उनके फीचर शायद चेंज हो गए होंगे। ये बिल्कुल नकली फेक हो सकता है। खैर उसमें हम ज़्यादा नहीं जाएँगे। लेकिन अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स की अगर हम लोग बात करें, ये इतिहास में हमेशा से ही ऑब्ज़र्व किए गए हैं, आज भी किए जाते हैं। कहाँ से आते हैं हमें नहीं पता, इसलिए इसको अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट कहा जाता है। क्या एक्चुअल में एलियन है? अभी हमारे पास इसका कोई एविडेंस नहीं है। क्या यूएफओस होते हैं? ऑफ कोर्स होते हैं। कहाँ से आते हैं? वी डू नॉट नो। कहाँ जाते हैं? वी डू नॉट नो। क्या वो लोग उनको एलियंस चलाते हैं? वी डू नॉट नो। हमें उनके बारे में कुछ नहीं पता। तो जिस चीज़ के बारे में आपको पता ही नहीं, आप कैसे गारंटी के साथ कह सकते हो कि वो एलियन है? मतलब एक तरफ तो आप कह रहे हो हमें नहीं पता, ये क्या है? दूसरी तरफ कह रहे हो हमें 100% पता है कि वो एलियन है। ये तो बड़ी अजीब-सी बात हो गई, कॉन्ट्रास्ट हो गया बहुत ज़्यादा। तो अभी मेक्सिको में ही अभी पिछले हफ्ते मेक्सिको की कांग्रेस ने दुनिया भर से एक्सपर्ट्स को बुलाया। मेक्सिको ने यूएसए, जापान वगैरह, ब्राज़ील वगैरह से साइंटिस्ट लोग आए, जिन्होंने कहा गया बताइए भई आप एलियन के बारे में क्या सोचते हो? तो मोस्टली लोगों का यही कहना है कि देखिए साहब, एलियन हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, वी डू नॉट नो। अभी हमें ज़्यादा इसमें रिसर्च की रिक्वायरमेंट है। नासा ने थोड़े समय पहले एक रिपोर्ट इश्यू किया था, जिसमें नासा ने कहा था कि जो यूएफओज़ वगैरह होते हैं, वो बहुत रेयर इवेंट होते हैं। अ, और जो भी इवेंट होते हैं वो ऑर्गेनाइज़ तरीके से ऑब्ज़र्व नहीं किए जाते हैं। वो कोइंसिडेंटल होते हैं, कभी भी किसी को भी दिख सकते हैं और क्योंकि दुनिया भर में इसके लिए काफ़ी कम पैसा अलॉट किया गया है और दुनिया भर की कोई सेंट्रलाइज़्ड एजेंसी ऐसी नहीं है जो कि यूएफओज़ को स्टडी करती हों। इसलिए आप देखोगे कि 95% से ज़्यादा जो यूएफओ की साइट्स होती हैं वो अमेरिका में ही होती हैं, राइट? इंडिया में तो कभी यूएफओ देखने को नहीं मिलते और पाकिस्तान में तो कभी नहीं यूएफओ मिलते और जो मिलते हैं वो फेक होते हैं। तो एक तो इसके लिए डेडिकेटेड स्टडीज़ चाहिए। पैसा चाहिए आपको, तब जाके जो आप फ्यूचर में इसके लिए कुछ कर सकते हो। बहुत सालों से यूएसए हमेशा इसके लिए सिक्रेटिव रहा है, लेकिन अभी उसने ओपन खुल के बात किया है। थोड़ा बहुत पैसा भी अलॉट किया गया है और नासा ने अभी एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट बनाया है, सिर्फ़ और सिर्फ़ यूएफओज़ को स्टडी करने के लिए। लेट्स सी फ्यूचर में क्या होता है इसके लिए, बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा देखना। मोस्टली जो आपको केस देखने को मिलते हैं, आपको यूएसए वगैरह में ही देखने को मिलते हैं। ये सुपर हीरो ज़्यादातर यूएसए में ही होते हैं। इंडिया में तो हमारे शक्तिमान होते हैं, जो कि हमारे सुपर हीरो हैं। खैर ये टॉपिक मैं आज आपको इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि वीमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में हम लोग पहले डिसेंट तरीके से बात कर चुके हैं, लेकिन अभी सरकार ने वीमेन रिजर्वेशन बिल को इंट्रोड्यूस किया है, जो कि बहुत बड़ी बात है और 99.9% चांस है कि ये बहुत जल्दी पास भी हो जाएगा। तो रियलिटी होने वाली है भैया इंडिया में 33% वीमेन रिजर्वेशन बिल, बट इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी हैं कुछ लोगों के, मतलब ऑब्जेक्शंस का है, ऑब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्शंस। ठीक है, कोटा-वोटा को लेके हैं, वो हम लोग अभी 2-3 दिन का वेट कर लीजिए, थोड़ा पेशेंस रखेंगे। इसके बारे में ऑफ कोर्स हमारे पास एक अच्छा एडिटोरियल आने वाले हैं, टैक्स सेक्शन भी आएगा, तब जाके खुल के बात करेंगे। तो अभी मैंने थोड़ा इसको वेटिंग पीरियड में रखा है इस आर्टिकल को। हालाँकि इसके बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं, बट आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।